Dear student, welcome to our channel Science Enigma by RJ. Myself Rajnish Jakhar. Today we will discuss about genetics यानी आनुवंशिकी। देखिए स्टूडेंट, आनुवंशिकी जो है उसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आता है उसमें वंशागति और दूसरी उसमें विविधता। वंशागति जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस और विविधता जिसे कहा जाता है वेरिएशन। सबसे पहले अगर हम बात करें आनुवंशिकी की, तो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति विविधता दोनों चीजों का अध्ययन एक साथ किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। यानी आनुवंशिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है किसका? वंशागति और विविधता का। तो सबसे पहले हम जानेंगे वंशागति क्या है। वंशागति यानी माता पिता के लक्षणों का संतानों में प्रकट होना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। यानी हम देखते हैं कि फादर या मदर के जो लक्षण हैं, यानी माता या पिता के जो लक्षण हैं, उसकी संतान में अगली पीढ़ी में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होना, वही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। यानी वंशागति, वंश दर वंश गति करना यानी लक्षणों का जाना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो है विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है कि पहली बात हमने जहां पढ़ी वंशागति की, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माता पिता के लक्षणों का संतानों में प्रकट होना। यानी जैसे लक्षण माता पिता में है, अगर वैसे के वैसे लक्षण संतान में प्रकट होते हैं तो वो वंशागति है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के अंदर जो लक्षण है और जो संतान में लक्षण है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कुछ लक्षण ऐसे आ जाते हैं जो माता पिता से नहीं मिलते हैं, यानी कुछ अन्य लक्षण उस संतान में प्रकट हो जाते हैं और उनको हम बोलते हैं विविधता। यानी कहने का मतलब क्या है कि माता पिता से भिन्न नए लक्षणों का संतानों में प्रकट होना क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, विविधता की हमने बात की, वंशागति की हमने बात की। अब इसको डिटेल से थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए वंशागति, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वंशागति का मतलब क्या है? वंश दर वंश यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होना। अब एक बात समझिए कि किस भाग में लक्षणों का स्थानांतरण होता है और किस भाग में नहीं हो पाता। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे आपने दो टर्म सुनी है, दो नाम सुने होंगे। एक आपने सुना होगा लैंगिक जनन और एक आपने सुना है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है? जब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन में, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, यानी दो ऑफस्प्रिंग, यानी हम कह सकते हैं दो जो पेरेंट हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो जनन कौन सा होता है? लैंगिक जनन। इसका मतलब लैंगिक जनन में माता और पिता यानी दोनों पेरेंट जो हैं वो भाग लेते हैं। इसका मतलब माता और पिता जो दोनों भाग लेते हैं, इसका मतलब उसमें क्या बनते हैं? माता के अंदर जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है और नर, अगर हम बात करें पिता की, तो उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु भी कहते हैं और नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं। तो एक चीज आपने सबसे पहले पढ़ी हो इसके अंदर कि अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर। 46 गुणसूत्र जो है, यानी नर के अंदर भी प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और मादा के अंदर भी प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब 46 गुणसूत्र यहां है और 46 गुणसूत्र यहां है। ये जो वैल्यू है गुणसूत्र की, ये कांस्टेंट रहती है।
अगर इसमें कहीं भी बढ़ोतरी या कमी होती है तो उससे क्या हो जाएगी, अनुवांशिक रोग हो जाएगा उसके अंदर, यानी अनुवांशिक जेनेटिकल डिजीज डिसऑर्डर उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब 46 गुणसूत्र यहाँ है, 46 गुणसूत्र यहाँ है, पर अगली पीढ़ी में जो जाएंगे यानी इसके नर युग्मक का जो निर्माण होगा उसकी प्रत्येक कोशिका में, ये मादा युग्मक की और नर युग्मक की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 गुणसूत्र होंगे, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी 23 गुणसूत्र यहाँ और 23 गुणसूत्र कहाँ हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं। इसका मतलब इन दोनों के मिलने से, यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से, युग्मक के मिलने से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। और युग्मनज में गुणसूत्र 23 और 23 आपस में मिलकर कितने हो जाएंगे, फिर दोबारा से 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसका मतलब लैंगिक जनन जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने देखा कि आधे गुणसूत्र माता से आ रहे हैं और आधे गुणसूत्र पिता से आ रहे हैं, और उन दोनों के लक्षण, आप एक बात समझिए कि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र ही तो क्या है, किसी भी लक्षण का वाहक इकाई जो होती है, यानी किसी भी कैरेक्टर, किसी भी लक्षण की वाहक इकाई कौन कहलाता है, गुणसूत्र। यानी गुणसूत्र क्या है, किसी लक्षण की वाहक इकाई है, किसी लक्षण की वाहक इकाई जो होती है, वाहक इकाई वो कौन होती है जी, गुणसूत्र होती है। इसका मतलब हमने देखा कि लैंगिक जनन जब होगा तो आधे आधे गुणसूत्र आपस में मिलेंगे और जिससे युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज का निर्माण जब भी होगा तो अगली पीढ़ी में क्या दिखाई देगी, विविधता दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात की वंशागति की। वंशागति में हमने एक बात पढ़ी कि अगली पीढ़ी में चले जाते हैं 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से, और कुल मिला के कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब एक बात समझिए, देखिए लैंगिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन हो, वंशागति की प्रक्रिया दोनों में ही होती है, परंतु दोनों में विविधता देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है उसमें हमें वंशागति तो देखने को मिलती है, पर इसके अंदर विविधता देखने को नहीं मिलती है, यानी विविधता जो है वो अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती, यानी गुणसूत्रों के माध्यम से किसी प्रकार से विविधता अलैंगिक जनन में नहीं होती है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आप कहीं पार्क में जाते हैं और वहां आपको क्या है, एक गुलाब का जो फूल लगा हुआ दिखाई देता है, तो जिस भी पौधे पर गुलाब का फूल लगा हुआ दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, आप क्या उस पूरे पौधे को उखाड़ के लाते हैं या उसका कोई हिस्सा, तो आप क्या करेंगे, उसका कोई हिस्सा या कोई कलम या उसकी छोटी टहनी आप उसमें से काट लेंगे। उसको आप क्या करेंगे, किसी गीले कपड़े से या मिट्टी से पूरी तरह कवर कर लेंगे और घर पे आकर उसे उचित पोषक तत्व और खाद वगैरह देके मिट्टी के अंदर लगा दिया जाएगा। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद जैसे उससे पौधा विकसित होगा तो वो हूबहू उसी तरह के लक्षण रखेगा जैसा आपने वहां देखा था। इसका मतलब उससे भी उसी प्रकार के फूल लगेंगे जैसे आपने उस पार्क के अंदर देखे थे। कहने का मतलब उसमें कोई विविधता देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों हुआ? जैसे आपने कोई पौधा देखा और जो पौधा क्या था, गुलाब का पौधा आपने उसमें देखा और उसकी आपने एक कलम ली और उस कलम को क्या किया, उस कलम को गीली मिट्टी से कवर किया, गीली मिट्टी या फिर हम बात करें कि किसी कपड़े वगैरह से इसको कवर कर लिया और फिर घर पे लाकर इसको लगाया। तो लगाने के बाद जो पुष्प विकसित हुए वो हूबहू किस तरह के थे, जिस तरह के पुष्प इस पौधे के ऊपर लगते थे उसी तरह के थे। इसका मतलब वहां और इसमें क्या डिफरेंस आया, वहां और इसमें ये डिफरेंस आया कि वहां दो जनक भाग ले रहे थे, नर जनक और मादा जनक, यानी दो पेरेंट थे, पर यहां पर अकेला पौधा भाग ले रहा है। मतलब जनक की संख्या जो है वो एक ही है। इसका मतलब इसी पौधे के लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित तो हुए हैं पर इसके अंदर कोई विविधता नहीं आई है, यानी अलैंगिक जनन में कोई विविधता नहीं आती है, जबकि लैंगिक जनन में हमें क्या दिखाई देती है, विविधता दिखाई देती है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि किन किन
कारणों के कारण विविधता आती है और किन किन कारणों की कारण विविधता नहीं आती है, इस प्रोसेस को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि वंशागति जो है वो लैंगिक जनन के कारण भी होती है और अलैंगिक जनन के कारण भी होती है। पर विविधता की हम बात करें तो विविधता में हमने देखा कि विविधता जो उत्पन्न होती है वो केवल लैंगिक जनन के कारण होती है, अलैंगिक जनन में विविधता नहीं आती है। तो हम बात कर रहे हैं कि विविधता को उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं या किस कारण से विविधता उत्पन्न होती है, उसको उत्पन्न करने वाले कारण। तो लैंगिक जनन जो है उसके अंदर विविधता जो है वो किस कारण आती है? लैंगिक जनन में विविधता आती है क्रॉसिंग ओवर के कारण। यानी क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि नर और मादा युग्मक से जो गुणसूत्र जाएंगे अगली पीढ़ी में, 23 गुणसूत्र नर से और 23 गुणसूत्र मादा से, तो उससे मिलने से जो 46 गुणसूत्र बनते हैं, वो अब वापस से जो 46 गुणसूत्र बनेंगे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो हूबहू नर और मादा की तरह नहीं होंगे, कुछ में क्या होंगे, नए गुण विकसित हो जाएंगे। जैसे एक बड़े सिंपल सी बात है, जैसे कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं तो जब हमें ऑरेंज कलर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, रेड और येलो को मिक्स करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, ऑरेंज कलर बन जाता है। इसका मतलब उसी तरह से हमने मिलाया तो नर और मादा युग्मक के गुणसूत्रों को है, पर कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसका मतलब गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान कहीं हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक गुणसूत्र जो है और दूसरा गुणसूत्र जो है, तो इससे ये टुकड़ा जो है वो हटके किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसका एक पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा जी, इसके साथ। इसका मतलब आप यूं समझ लीजिए कि इन दोनों गुणसूत्रों में अगर मैं आपको यूं कहूं कि ये गुणसूत्र पूरा इस तरह से है, इसको मैंने डार्क कर दिया पूरा अलग दिखाने के लिए, और जो दूसरा गुणसूत्र है वो इस तरह से है, इन दोनों के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये गुणसूत्र तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, हमें इसका टुकड़ा दिखाई देगा कि ये पार्ट है वो अलग हुआ, इसका टुकड़ा कुछ हिस्सा इसके साथ जुड़ गया, इसका खंड टूट के इसके साथ जुड़ गया, और जो दूसरा गुणसूत्र है उसमें हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि इसका भी टुकड़ा इसके साथ जुड़ गया है। इसका मतलब ये जो खंड टूट के अलग अलग हुए हैं, इसकी वजह से इन दोनों गुणसूत्रों में क्या आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और इसी को हमने क्या नाम दिया, क्रॉसिंग ओवर नाम दिया। यानी इस पार्ट के और इस पार्ट में क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर, जिससे गुणसूत्रों में क्या आ गया है, बदलाव आ गया है। दूसरी हम बात करें उत्परिवर्तन की। देखिए स्टूडेंट, उत्परिवर्तन क्या होता है? देखिए, एक होता है उत्परिवर्तन और एक होता है इवोल्यूशन यानी विकास। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं बात करूं विकास की, तो विकास एक धीमी और सतत प्रक्रिया होती है। धीमा तो होता है, पर कैसी प्रक्रिया होती है, सतत, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, पर होगी कैसे, धीमा होगा। इसका मतलब जैसे हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम यूं भी पढ़ते हैं कि बंदर से इंसान कैसे बना, या अन्य जो ऑर्गेनिज्म है, अन्य जीव हैं, वो धीरे धीरे किस तरह से विकसित होते चले गए। इसका मतलब क्या है कि वो एकदम से होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं कि कल बंदर था और आज मनुष्य बन गया। इसका मतलब क्या है, वहां परिवर्तन तो हुए हैं, पर कैसे परिवर्तन हुए, बहुत धीमे, पर वो परिवर्तन निरंतर रूप से हुए हैं। इसलिए विकास की जब बात आती है, इवोल्यूशन की जब बात आती है, तो इवोल्यूशन में हम कहते हैं कि यहाँ परिवर्तन तो होंगे पर बहुत धीमी गति से होंगे, यानी इसकी दर बहुत धीमी होगी, वो ज्यादा समय लगेगा, पर निरंतर रूप से वो चलता रहेगा, यानी रुकेगा नहीं। निरंतर रूप से चलने के बाद में नए जीव की उत्पत्ति होगी या नया जीव उत्पन्न होगा, तो प्रक्रिया विकास कहलाती है। पर उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन जो है अचानक से अनुवांशिक कोई परिवर्तन आ जाए, यानी बहुत कम समय में किसी में कोई बदलाव आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के द्वारा जो भी अनुवांशिक संरचना में बदलाव आएगा वो अगली पीढ़ी में भी क्या होगा, स्थानांतरित होगा, यानी अगली पीढ़ी में भी वो जाएगा। इसका मतलब उत्परिवर्तन के कारण भी जीवों में क्या उत्पन्न हो जाती है, विविधता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा हम बात करें पर्यावरणीय कारक। आप एक बात समझिए कि जन्म के बाद अगर दो जुड़वा भाई हैं, उन दोनों जुड़वा भाई में से एक को
किसी तप्त स्थल में हम बात करें या गर्म जहां तापमान ज्यादा हो उस भाग में रख दिया जाए या उस स्थान पर उसको छोड़ दिया जाए और दूसरे भाग को किसी ठंडे वातावरण वाले स्थान पर छोड़ दिया जाए तो उस पर्यावरणीय कारकों के दौरान भी उसके रंग वगैरह के अंदर या फिर उनके लक्षणों के अंदर आपको बदलाव दिखाई देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरणीय कारक के कारण भी जीवों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, विविधता उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने का मतलब विविधता उत्पन्न करने वाले कारण की हम बात करें तो सबसे पहले लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भी कौन सा भाग, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हमने देखा कि गुणसूत्रों के खंडों में क्या हो जाता है, आदान प्रदान, और आदान प्रदान होने से क्या उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है। यानी कुछ नए गुणसूत्र ऐसे लक्षण उत्पन्न करने लग जाते हैं जो ना तो माता के अंदर होते हैं और ना ही पिता के अंदर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन और विकास में अंतर को हमने समझा। उत्परिवर्तन एकदम से अचानक होने वाली कोई परिवर्तन या बदलाव होता है, जबकि विकास जो है वो सतत और धीमा परिवर्तन होता है। तीसरा हम बात करें पर्यावरणीय कारक, यानी वातावरण का भी मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है जिससे भी उसमें विविधता उत्पन्न हो जाती है। यानी कुल मिला के अनुवांशिकी की हमने बात की तो उसमें दो प्रक्रिया, वंशागति और विविधता। और वंशागति तो वंश दर वंश आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया, यानी कोई लक्षण जो वंश दर वंश स्थानांतरित होते हैं तो वो लैंगिक में भी होते हैं और अलैंगिक में भी होते हैं, पर विविधता प्रत्येक में दिखाई नहीं देती है क्योंकि अलैंगिक के अंदर कोई विविधता नहीं आती है गुणसूत्रों के कारण। और गुणसूत्र जो है वो वाहक इकाई होती है लक्षणों की, यानी लक्षणों को आगे स्थानांतरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो विविधता उत्पन्न होती है उसके ये अलग अलग कारक हमने पढ़े, लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन और पर्यावरणीय कारक। तो ये इंट्रोडक्शन था किसका, अनुवांशिकी का।